हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस 13 दिसंबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लेकर मैं हाजिर हूँ कृष्णा। 7 AM इंग्लिश मीडियम और 12 PM हिंदी मीडियम में कुछ जो न्यूज़ हैं वो देखते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में से एक बैंक आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकर बने होते हैं। तो ये 1966 में बना है, तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो एम है सिर्फ एशिया से रिलेटेड नहीं, एशिया है इसलिए रीजनल है। एशिया प्लस पैसिफिक दोनों एरिया में ये काम करता है। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और फलाने ढिमके इनके लिए काम करता है। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में। मेंबर्स से रिलेटेड दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एशिया प्लस पैसिफिक दोनों एरिया के इसमें मेंबर्स हैं, प्लस इसमें वो मेंबर्स हैं जो यूएन एस्केप के मेंबर हैं, प्लस नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। UNESCAP की अगर आप फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इस पूरे रीजन के मेंबर्स इसमें हैं, अराउंड 70 मेंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया एक मेंबर है। इसके जो टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे हमने बात की नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, तो USA भी है टॉप मोस्ट शेयर होल्डर्स में से। जापान, उसके बाद USA, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। वोटिंग राइट्स की बात करें, कौन कितने वोट दे सकता है, किसके वोट की कितनी वैल्यू है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक में है उसी तरह से इसको मॉडल किया गया। जैसा उसका सिस्टम है वैसे इसका वेटेड वोटिंग सिस्टम है। वोट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आपका कितना कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, मतलब जापान के वोट इतने, USA के वोट इतने, चाइना के इतने, इंडिया के इतने। साथ ही ADB जो है ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर भी है। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विकीपीडिया के फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है, ADB जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ADB JSP आपका अराउंड कुछ स्टूडेंट्स को रजिस्टर करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, दैट इज़ फाइन। जापान के साथ मिलकर ADB ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया हुआ। इसके बाद महाकवि सुब्रमण्यम भारती न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। दिस अवार्ड क्यों दिया जाता है, किसको मिला, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भारती साहब हैं। तो भारती साहब का अभी रिसेंटली बर्थडे था। ये फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर तो क्या थे, कविता लिखते थे। तमिल राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, और ये पॉलीग्लॉट हैं, इसको कहते हैं बहुभाषी। इनको महाकवि भरतियार भी कहते हैं, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन जिस तरह से UPSC हिस्टोरिकल फिगर्स को लेके स्पेशली साउथ इंडिया से जिस तरह की न्यूज़ पूछता है उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके आप आजकल तमिल मूवी में अगर आपको पता है, आप फ्रॉम साउथ इंडिया से हो, तो फिर आपको पता होगा इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, पोएम हैं, उनके ऊपर सॉन्ग्स बने हैं तमिल मूवीज़ में। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम, मतलब पूरे टाइम में उनको महान माना जाता है। और उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए काम किया। ये आपकी श्रद्धा, आपको रटने हैं तो रटो, मैं होता तो नहीं रटता, स्वदेश मित्रम रटना तो रट लो। इसके बाद जो इनके वर्क है, इन्होंने क्या किया, मतलब ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ है जो एक फ्रीडम फाइटर करता है। इन्होंने सॉन्ग्स लिखे जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, और इनके लिए काम किया। ब्राह्मणिज्म रिफॉर्म किया, रिलीजन रिफॉर्म किया, दलित और मुस्लिम के लिए खड़े हुए। तो ये एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सबको पता है। और ये अवार्ड किसको दिया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फर्स्ट पेज। फिर इसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स है तो फिर ये MOTA मोटा भाई लेके आएंगे। MOTA हमारे एक मोटा भाई है, ही इज़ होम मिनिस्टर। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उन नीडी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो 9th और 10th में। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ड्रॉप आउट रेट घटाने और प्री मैट्रिक स्टेज में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस लाने, आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, दैट इज़ फाइन। सबसे ज़्यादा डिमांड MP में है, क्यों, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। इसके बाद एक न्यूज़ है दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। तो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो क्लाइमेट जोन क्या होते हैं। माइक्रो क्लाइमेट जोन क्या होते हैं, जहाँ वेदर थोड़ा सा डिफरेंट है सराउंडिंग एरिया से। एक्चुअली अगर आप जोग्राफिकली जाओ तो ये जो डेफिनेशन है दैट इज़ लिटिल बिट रॉन्ग, क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट क्या है, सपोज़ ये इतना बड़ा एरिया है, एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के नीचे का क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, माइक्रो क्लाइमेट ऑफ अ ट्री। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट मोस्टली 10 से 100 मीटर स्क्वायर मीटर इस रेंज का होता है। तो वहाँ नॉर्मली वेदर डिफरेंट है। कई बार आप देखते होगे ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इनके बीच में आप सडनली चले जाओ, बहुत तेज़ हीट होती है, गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड बन गया। क्यों, क्योंकि सन रेज़ हैं, सन रेज़ यहाँ टकराई सपोज़, तो ये
रिवर्ट नहीं होती है, ये ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे आएंगी वापस ऊपर जाएंगी, इसी में दीवार में एब्जॉर्ब हो जाती कहीं ना कहीं। इन जनरल क्या होता है, सन है ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो इस तरह से अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है कि नॉर्मल सपोज टेम्परेचर ये है, तो अर्बन सिटी एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ ऐसा सर्कुलेशन हो जाता है, ये हमने देखा है, ठीक है। यहाँ आपका टी हाई है, यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हाई है, तो यू कैन मेक सम थिंग्स, यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन बन जाता है, ठीक। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट, मैंग्रोव उड़ा दिए, वेटलैंड डिसअपीयर कर दिए, इंक्रोचमेंट वगैरह वगैरह कर लिया, ठीक। इसके बाद इंडस्ट्री स्टेटस, महाराष्ट्र ने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री इनको इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया, मतलब इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री कहलाएगी। इंडस्ट्री स्टेटस क्यों दिया जाता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको स्टेट या सेंटर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ फ़ायदा मिल गया, इंक्लूज़न हो गया आपका। लेकिन जो ये टर्म है, ये कहीं भी किसी भी लेजिस्लेशन में इंडिया में डिफाइन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी एक्ट में। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्री एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, उनमें भी नहीं है। बेनिफिट यू कैन जस्ट थिंक कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लोन मिल जाएगा आसानी से, पार्टनर वगैरह मिल जाएंगे, और भी दो चार इंटरेस्ट जो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इक्विटी मिल जाएगी और अपने जो भी आपके कर्जे हैं उड़ा सकोगे। देन WHO की प्री क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट और डिवाइसेस जो स्पेशली हाई बर्डन डिजीज़ के लिए बनाए गए हैं, उनकी क्वालिटी को आप इंश्योर करोगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको हेल्थ रिसोर्सेज और हेल्थ आउटकम को यूज़ करना है। मतलब आप मार्केट में जाने से पहले उन चीज़ की WHO के थ्रू टेस्टिंग कराओगे, दैट इज़ WHO प्री क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, कि आप WHO से क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं। कंडीशन है हाई बर्डन डिजीज़, जैसे HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, TB हो गया। तो इसको दुनिया भर की एजेंसी हैं, चाहे वो UN हो या और कोई भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी, अगर WHO ने प्री क्वालिफिकेशन में सर्टिफाई कर दिया तो फिर आप ख़रीद सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं इसका प्रोक्योरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं डिसीजन मेकिंग करूँ या फिर मेडिसिन या वैक्सीन, वट एवर आई वांट टू परचेज आई कैन डू, ठीक है। तो जो ये असेसमेंट होता है, इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि प्री सबमिशन फॉर्म में अगर प्रायोरिटी प्रोडक्ट है तो ही आप ये काम करोगे, नहीं है तो आप हटा दोगे। तो व्हाट आई टोल्ड कि हाई बर्डन डिजीज़ है, वहाँ पर इसका काम आता है। देन जस्टिस जैन कमेटी, ठीक है। आपने अभी एक मूवी देखी होगी माधवन, आर माधवन उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नंबी नारायणन, ही वाज स्पेस साइंटिस्ट ऑफ इसरो। तो जो कमेटी है वो तो ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया गया था। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसे फ्रेम अप केस ऑफ 1994 कहा जाता है। काफ़ी साल ये जेल में रहे, फिर उन्होंने वहाँ पढ़ा, खुद के लिए केस फाइट किया, फिर वो छूट के आए। इनकी वजह से ये बताया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के ये हेड थे उस डिपार्टमेंट के। तो इंडिया का जो क्रायो इंजन प्रोग्राम है 20 से 30 साल पीछे चला गया, ठीक है। तो इस लेवल पे ये कंट्रोवर्सी ने जो इंडिया का कंट्री का लॉस है वो किया। और बाकी ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के हेड थे जो आज का विकास इंजन है, जो हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो क्रायो इंजन है, PSLV है, ये सब चीज़ें। इनको बस ये कह दिया था कि ये सब डेटा इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। तो अभी पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अल्टीमेटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मूवी देख लेना अगर आपको देखनी है तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, अच्छी मूवी होगी। देन शक्ति एक्ट 2020 का जो एक्ट है, महाराष्ट्र बिल ऑन सेक्सुअल क्राइम है, उसको हमने शक्ति एक्ट कहा। डेथ पेनल्टी लेके आया, रेप, गैंग रेप, या फिर किसी पर्सन ने अथॉरिटी कैपेसिटी जैसे बॉस कर ले, ठीक है, या फिर माइनर्स के साथ, या फिर एसिड अटैक के केस में, इस केस में भी आप ये एक्ट लगा सकते हो, डेथ केस होगा और डेथ पेनल्टी मिलेगी। देन क्लाइमेट एक्शन एम्बिशन समिट, ये कुछ 4-5 लोग हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के आपको कमिटमेंट फुलफिल करने हैं, जिसमें आप मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करोगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक चेंज क्या रिक्वायर्ड है उनकी आप बात करोगे। तो एम्बिशन समिट रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, दिस इज़ नोन एज CAS 2020। देन इसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी। इसका मतलब क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू बताता है ऑफ ऑल फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है, जिसे आप मैनेज करते हो, एक बैंक मैनेज करता है या कोई भी मैनेज करता है, किसके बिहाफ पर, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर या किसी और के बिहाफ पर। मतलब आपने ये कंपनी खोली हुई है, बैंक है, तो आपने किसका कितना फाइनेंशियल एसेट मैनेज किया हुआ है, उसे हम कहेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट। ऐसा एसेट जो आपके अंडर है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे साइज़ और सक्सेस की पता चलता है गिवन फंड हाउस की, ठीक है। देन कोविन ऐप है, फालतू सी ऐप है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोविड-19 की वैक्सीन डिलीवरी और रिलेटेड डेटाबेस के लिए है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अलविदा।